सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज बोल रहा हूं मैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। इससे क्या दिख रहा है? इससे साफ दिख रहा है जी, पूरी इंडिया में आप कहीं से भी गुड्स खरीदिए, कहीं से भी सर्विस लेना देना कीजिए, टैक्स रेट्स की वजह से आपको अपने विचार को चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपने माइंड को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में रेट एक ही होएगा। हाँ, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस में भी डिफर, जिसकी वजह से टैक्स ऊपर नीचे इन अमाउंट हो सकता है। चलिए सर, ये तो ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि भाई हमारे यहां मतलब ये टैक्स का चलन आया कैसे। देखिए, किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहने के लिए हमें कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। सिविलाइज्ड सोसाइटी का मतलब हमें रोड अच्छे मिले, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले, हमें हेल्थ अच्छी मिले, हमें एजुकेशन अच्छी मिले, हमारा डेवलपमेंट बढ़िया हो। तो आप बताइए, एक घर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, देश क्या फ्री में चलेगा? नहीं साहब, देश फ्री में नहीं चलेगा। तो जब हम आजाद हुए तो उसके बाद हम अपने देश में अपना संविधान लेके आए 26 जनवरी 1950 को, और उसने हमें अधिकार दिया कि आप टैक्स लगा सकते हैं, आप टैक्स लगा सकते हैं, पूरे इंडिया में टैक्स आप लगाइए। और इसने हमें अधिकार दिया, यानी गवर्नमेंट को अधिकार दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, कि आप जो टैक्स लगाना चाहें लगाएं। चलिए साहब, तो अभी जीएसटी को यहीं छोड़ते हुए मैं पुराने टैक्स स्ट्रक्चर पे आपको लेके जा रहा हूं, ताकि आपको ये बिल्कुल समझ आए एकदम 100% कि ये था क्या और कैसे हुआ। 1950 26 जनवरी 1950 को जब एक्ट आया, तो उसमें एक आर्टिकल है 246, जो कहता है कि साहब इसका एक शेड्यूल होगा, 7th शेड्यूल, 7th शेड्यूल। और ये 7th शेड्यूल क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यानी 7 शेड्यूल ने हमें 3 लिस्ट दी, और तीनों लिस्ट क्या कहती हैं कि साहब अगर इसमें कोई मैटर अवेलेबल है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक कोई बात लिखी हुई नहीं होगी, लॉ नहीं बन सकता साहब, कतई नहीं बन सकता। तो पहले क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद और इस लिस्ट में अगर मैटर अवेलेबल है, तो देखिए कौन सी गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें अवेलेबल है तो स्टेट गवर्नमेंट, और इसमें अवेलेबल है तो सेंट्रल भी लगा सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा सकती है, दोनों टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है साहब। अब यहां लगाना है तो आपको पता ही है, लोकसभा राज्यसभा से पास होना जरूरी है, यहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से जरूरी है पास होना, और यहां पर जिसने पास करना है, जिसने बनाना है, वो अपने यहां से पास कराए, लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा भी केस है, इन दोनों के हाथ में जैसे चाहे कर सकते हैं। अगर इस लिस्ट में मैटर अवेलेबल है तो दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे जाके दोनों गवर्नमेंट में टकराव हो जाए, तो फिल्म गदर का एक डायलॉग याद रखना, बाप बाप रहता है, इसका मतलब किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्लियर? अब देखिए, यूनियन लिस्ट में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन आया था, तो हमारी गवर्नमेंट ने कैसे कैसे टैक्स लगाए। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज की बात कर रहा हूं मैं, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सीएसटी, कुछ लिखे हैं मैंने। अब जानते हैं, एक एक को थोड़ा हमें समझना होगा, समझना होगा। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, दो प्रकार के टैक्सेज हैं आपके, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स तीन तरीके के थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स। पर आप जैसा कि जानते हैं, ये चलन में अब नहीं है। ये तो मोदी सरकार ने आके हटा दिया था, वेल्थ टैक्स। रीजन ये था कि जो डिपार्टमेंट बना रखा था, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी,
और गवर्नमेंट को टैक्स उस हिसाब से वसूल नहीं हो रहा था, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वेल्थ टैक्स पूरा एक्ट ही एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर? चलिए, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे जिन्हें गवर्नमेंट ने यहां पर जीएसटी में मर्ज किया। तो एक एक उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक्साइज की। तो एक्साइज क्या था? एक्साइज क्या था, ध्यान से देखिएगा। एक्साइज क्या था? एक्साइज ड्यूटी थी, अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन करेंगे तो उसके ऊपर लगती थी, और इसके लिए कुछ टेस्ट थे जो क्वालिफाई करने पड़ते थे। टेस्ट 1, मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी था। थोड़ा सा मैं पिछला इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको स्विच करूंगा तो एकदम समझ आ जाएगा, इसलिए सावधानी नहीं हटनी चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन से सुनेंगे आप लोग। मैन्युफैक्चरिंग, अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? चेंज इन नेम, चेंज इन यूज, चेंज इन कैरेक्टरिस्टिक। अगर किसी प्रोसेस से कोई ऐसी प्रोसेस की गई जिससे ये तीन बदलाव आ जाएं तो उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, आज भी कहते हैं, एक्साइज में भी कहते थे और आज भी कहते हैं। अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मिल्क। मिल्क को हम रात को दही जमाने के लिए एक प्रोसेस करते हैं और सुबह वो दही बन जाता है, मिल्क कन्वर्टेड इनटू कर्ड। अब हम ये देखेंगे कि साहब क्या मिल्क का नाम बदला? यस, मिल्क का नाम कर्ड हो गया। सर यूज बदला? यस, मिल्क का क्या बनता था? चाय, कॉफी, और कर्ड का क्या बनेगा? लस्सी। सर कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव हुआ? हाँ जी हुआ, बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? मिल्क लिक्विड था, ये सेमी सॉलिड है, तो सर इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गई? बिल्कुल हो गई सर। पर आप में से बताइए, किसी की मम्मी ने कभी भी दूध से दही बनाने पर एक्साइज ड्यूटी देने गई क्या? देने गई कभी एक्साइज डिपार्टमेंट में? नहीं। पर मैन्युफैक्चरिंग तो हुई है, क्यों नहीं दिया उन्होंने? वाई सी डिड नॉट पे एक्साइज? क्या रीजन रहा होगा? अच्छा चलो, ईशिता कह रही है सर ट्रेड नहीं हुआ। ईशिता, मैं नत्थू स्वीट्स जाता हूं, दिल्ली में बड़ी दुकान है, और वहां से मैं 1 किलो दही खरीद के लेके आता हूं। अब बताइए, अब तो बिजनेस हो गया, अब तो बिजनेस हो गया, क्यों नहीं कॉस्ट एडिशन हुआ तरुण? क्यों नहीं कॉस्ट एडिशन हुआ? दूध 50 रुपए किलो और दही शायद 100 रुपए किलो है। सर वही मिल्क का बना है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखिए, पहला टेस्ट ये था एक्साइज ड्यूटी के लिए, दूसरा टेस्ट ये था कि ये मूवेबल भी होना चाहिए और मार्केटेबल भी होना चाहिए, मूवेबल एंड मार्केटेबल। और तीसरा टेस्ट था, बताइए, आप मुझे बताइए, दही मूवेबल है या नहीं, और मार्केटेबल है कि नहीं? मार्केट में बिकता है कि नहीं बिकता है? फटाफट बताओ। यस, नत्थु स्विच ने बेचा तो मूवेबल और मार्केटेबल था, तो दूसरा टेस्ट भी क्वालिफाई हो गया। तब भी नत्थु स्विच भी नहीं दे रहा है एक्साइज ड्यूटी। भाई क्यों नहीं दे रहा? क्यों नहीं दे रहा? देखिए, तीसरा टेस्ट है मेंशन्ड इन सीटा, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। तो एक्साइज एक्ट के साथ एक और एक्ट था, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट, और उसमें रेट लिखे हुए होते थे कि आपका जो प्रोडक्ट है उस पर इतने परसेंट से ड्यूटी लगेगी, ये प्रोडक्ट है तो इतने परसेंट, सारे प्रोडक्ट के नाम होते थे उसमें, और वो जो नाम होते थे उन नाम के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी आपकी लग जाती थी। तो जानते हैं, जो घर में दही बनाया, नत्थु स्विच ने जो दही बेचा, उसने ये वाला टेस्ट क्वालिफाई किया, ये वाला किया, पर इस एक्ट में मेंशन नहीं था। और जब तक जानते हैं तीनों बातें नहीं होंगी, कोई भी प्रोडक्ट एक्साइजेबल नहीं होगा। तो एक्साइजेबल तब होगा जब ये तीनों बातें होंगी। तो देखिए, जो घर में दही जमाया या हमने नथु स्वीट से खरीदा,
तो उस पर एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं लगी? क्योंकि ये दोनों तो सेटिस्फाइड हो रहे थे, पर ये नहीं था। तो सर फिर तो आपने नाम सुना होगा एक अमूल मस्ती दही, नाम सुना है कि नहीं सुना? अमूल मस्ती, बस इस पे लगता है। तो इसका मतलब अच्छा तरुण खाया भी है, वेरी गुड। चलिए, तो मेंशन इन सीटा, तो ये एक्चुअली सीटा में मेंशन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट पैक्ड फॉर्म में है तो वो क्या हो जाता है, सीटा में मेंशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, और फिर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, उस पर क्या लग जाती है, एक्साइज ड्यूटी। सर थोड़ा और बताइए। चलिए एक और बता देता हूं। हम टेलर के पास जाते हैं, पैंट शर्ट का उसे फैब्रिक दिया, कपड़ा दिया, क्लॉथ दिया, उससे कहा भैया मेरी शर्ट और पैंट बना दे, वो बना के दे देता है। तो देखो फिर से ये दोनों बातें पूरी हुई, बट ये बात पूरी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरी वाली जो शर्ट जो मैंने बनवाई है, डेट इज नॉट मेंशन इन सीटा। ओके, लेकिन अगर ये बैन हुसैन, कलर प्लस, लाइनन, एरो, डैश, पार्क एवेन्यू ये शर्ट मैं खरीदता हूं, तो बताइए ये शर्ट पैक्ड फॉर्म में है, ब्रांडेड है, बताइए ये मेंशन होंगी सीटा में या नहीं होंगी? फटाफट बताएं। बस, तो इन पे जीएसटी लगता है। सो टू बी वेरी क्लियर, एक्साइज ड्यूटी के लिए जरूरी क्या होना है? वो है जरूरी इसके हिसाब से पैक्ड फॉर्म, पैक्ड फॉर्म, राइट? बिल्कुल सही सवाल पूछा तरुण ने कि सर पैक्ड, बट सर इसका ऐसा क्यों है कि पैक्ड पर एक्साइज लगेगा? एक बात आओ, मैं दही लेने गया और दही लेके उसने मुझे पॉलिथीन में दे दिया और मैं दही लेके आ गया, अब मुझे रास्ते में एक्साइज ऑफिसर पकड़ लेता है। आप बताइए, अब मैं दही छोड़ के भाग गया, अब वो मुझे नहीं पकड़ पा रहा है, पर दही उसके हाथ में है। अब बताओ उस दही से वो पहुंच सकता है उसकी दुकान तक? बोलो तरुण, नहीं पहुंच सकता। लेकिन अगर यही अमूल मस्ती दही है तो उस पर एड्रेस वगैरह सब पड़ा हुआ होगा कि नहीं होगा? बस, तो समझ आ गया होगा आपको, पकड़ में आ जाएगा। इसलिए पैक्ड फॉर्म का मतलब ये होता है आपका, राइट? चलिए, पैक्ड मतलब ब्रांडेड पैक्ड, ठीक है। चलिए, अब बात क्या है जी आगे? तो एक्साइज टैक्स ये था, अच्छा ये समझ आ गया सर। सर्विस टैक्स क्या था? देखिए, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जीएसटी कब से आया इंडिया में, इस डेट से। इसका मतलब ये हुआ कि साहब इससे पहले क्या टैक्स नहीं लगते थे? लगते थे जी। तो भैया गुड्स पर और सर्विस पर टैक्स नहीं लगते थे? हाँ जी लगते थे। गुड्स पर एक्साइज लग जाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेल टैक्स के नाम पे वैट लग जाता था, और सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट का था तो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगा देती थी। लेकिन समस्या यह है कि अप टू 30 जून 2017 अलग अलग लॉ थे, जैसे एक्साइज था, सर्विस टैक्स था। सर्विस टैक्स ये था आपका, यानी हुआ क्या था, सर्विस टैक्स कैसे आया मैं बता देता हूं। हम इंडिया में कुछ भी इंपोर्ट करते थे तो 90s के दौर में, शुरुआती दौर में कोई भी इंपोर्ट होता था कुछ, तो हमारी गवर्नमेंट उस पर इतनी जबरदस्त इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती थी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है, इंपोर्ट जो हुआ है प्रोडक्ट, बड़ा महंगा हो जाता था। अब वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता था तो होता क्या था, हम सबके ऊपर, पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उन सबके ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने हमसे कहा कि भाई साहब आपके देश में कुछ भी माल पहुंचता है, आप इतनी ड्यूटी लगा देते हो कि माल महंगा हो जाता है, तो जो अल्टीमेट कंज्यूमर है वो विदेशी माल तो खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत महंगा है। और आप बताइए, आप किसी के प्रोडक्ट पर ज्यादा मात्रा में ड्यूटी लगाएंगे, प्रोडक्ट को महंगा करेंगे, तो इंडिया से भी तो अदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, तो भैया वहां क्या होगा, वो आपके प्रोडक्ट पे ज्यादा ड्यूटी लगा देंगे। तो कुल मिलाकर क्या होगा, कुल मिलाकर जो प्रोडक्ट है वो महंगे होंगे और महंगाई बढ़ेगी। तो भैया ऐसा कुछ कीजिए जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो आपकी रिड्यूस हो जाए। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे नरसिम्हा राव साहब, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब थे मनमोहन सिंह साहब, और इन दोनों की जोड़ी बड़ी फेमस थी, जय और वीरू के नाम में। दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई एक काम करते हैं, थोड़ा लिबरलाइजेशन करते हैं, लोगों को इंडिया में बुलाते हैं, और ये वहां पर समझौता कराए कि 1 अप्रैल यानी 1 अप्रैल 2010 तक हम कस्टम ड्यूटी हटा देंगे।
ये इन्होंने बात वहां पे कराए। अब एक बात बताइए, इतनी भारी मात्रा में कस्टम ड्यूटी कलेक्ट हो रही थी और हम ये प्रॉमिस कराए कि हम इस डेट तक, और ये हमने प्रॉमिस कर दिया था 93 मतलब 90s के शुरुआत में ही, तो अब हमने प्रॉमिस कर दिया। अब एक बताइए, आपको किसी जगह से अच्छी कमाई हो रही है और आप उस कमाई को बंद करने जा रहे हैं, तो क्या आप दूसरी तरफ दिखाई देखेंगे नहीं क्या कि भैया अब ये जो मेरी बंद हो जाएगी कमाई, रेवेन्यू कलेक्शन जो यहां से बंद हो जाएगा, तो ये कहीं और से आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बताइए। बिल्कुल आना चाहिए। तो हुआ क्या, उस समय हमारे सिंह साहब की और नरसिम्हा राव साहब की, पीवी नरसिम्हा राव साहब की निगाह गई सर्विस सेक्टर पे। इन्होंने देखा कि यार आने वाले समय में सर्विस इंडस्ट्री जो है, सर्विस इंडस्ट्री ये ग्रो करेगी, तो क्यों ना हम एक काम करें, सर्विस टैक्स लगा दें, सर्विस टैक्स लगा दें। बस हुआ क्या, हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सर्विस टैक्स लगाएंगे। अब सर्विस टैक्स लगाना है, सर्विस यानी लोग सर्विस देंगे तो उस पर टैक्स लगाना है। अब टैक्स लगाना है तो इसके बारे में, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाना है, तो यूनियन लिस्ट में इसके बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली इसके विषय में कोई चर्चा नहीं था कि सर्विस पे भी टैक्स लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो उस समय क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये यूनियन लिस्ट अमेंड करनी पड़ी और एक एंट्री नंबर 92C इंसर्ट करनी पड़ी यूनियन लिस्ट में। 92C, प्लीज ध्यान से सुनना, 92C। और एंट्री क्या होती है, जिस सीरियल नंबर है बेसिकली, तो ये 92C इसको नंबर दिया गया, बोले आपको हम एंट्री दे रहे हैं। और इसमें इन्होंने लिख दिया कि आने वाले समय में अब हम क्या करेंगे, सर्विस पे भी टैक्स लगाएंगे। अब चूंकि इस एंट्री में बात लिख दी और ये बात यहाँ एंट्री इंसर्ट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, अब यूनियन लिस्ट का पार्ट बन गया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बना सकती है, एक्ट बना सकती है, लॉ बना सकती है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने तुरंत लगाना था, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो आने वाले समय में हम एक्ट भी बना देंगे। अभी एक काम करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर साल क्या आता है, फाइनेंस एक्ट, और उसमें टैक्स रिलेटेड अमेंडमेंट्स आते हैं। तो फाइनेंस एक्ट 1994 था, उसमें डीटी का करेक्शन है कोई, या मान लीजिए आईडीटी का है, तो बस उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया कि एक काम करते हैं, अभी हम फाइनेंस एक्ट में सर्विस टैक्स के बारे में लिख देते हैं कि भाई अब हम आप पे सर्विस टैक्स लगाएंगे, हिंदुस्तानियों तैयार रहो, आप कोई सर्विस दोगे और पैसे लोगे तो उस पर सर्विस टैक्स लगेगा। बहुत बढ़िया साहब, सर्विस टैक्स की बात यहां पर हो गई। ये बात कब से हुई, 1 जुलाई 1994 से सर्विस टैक्स इंडिया में लगना शुरू हो गया, और 1994 फाइनेंस एक्ट का पार्ट था। अब होना क्या चाहिए कि चलो टेम्परेरीली तो लगा देते हैं। टेम्परेरीली हमारी गवर्नमेंट ने किस किस पे लगाया, एक तो स्टॉक ब्रोकिंग पे, यानी जो शेयर मार्केट है उस पर, दूसरा टेलीफोन, और तीसरा जनरल इंश्योरेंस, कार वगैरह का इंश्योरेंस कराते ना ये। अब बताइए 94 में ये चीजें लग्जरी की होती थी कि नहीं होती थी, बताइए, जिस पे पैसे फालतू होंगे वही तो ये सब चीजें रखते थे 94 में आसपास में, बताइए। अब तो हर किसी के पास फोन है, हर किसी के पास कार है, लेकिन उस समय थोड़ी ना था ऐसा। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इन 3 सर्विसेज पे, शुरू में सिर्फ 3 सर्विस लेके आए और डिसाइड किया इस पे हम 5% से क्या लगाएंगे, सर्विस टैक्स लगाएंगे। अब गवर्नमेंट ने सर्विस टैक्स लगाना शुरू किया, ठीक है जी। अब बताइए, ये सर्विस टैक्स लगाना उस समय तो शुरू कर दिया और एक्ट नहीं था, और आप हैरान रह जाएंगे 30 जून 2017 तक सर्विस टैक्स इंडिया में लगा, और ये बिना सर्विस टैक्स एक्ट के वसूल होता रहा। यानी सर्विस टैक्स एक्ट बना ही नहीं और टैक्स वसूल होता रहा। तो अब आपके मन में एक विचार ये आ रहा होगा, सर ये क्या बदतमीजी, जब एक्ट ही नहीं तो टैक्स कैसे वसूल रही गवर्नमेंट, बताइए विचार आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, उसके बाद ही ग्रो किया, एकदम सही कह रहे हो तरुण, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि जय वीरू ने ये विजुलाइज कर लिया कि आने वाले समय में सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से भागेगा, तो क्यों ना अभी से टैक्स लगाएं। तो यही तो फ्रॉड बाजी है, नहीं फ्रॉड बाजी नहीं है दोस्त। देखिए अब हुआ क्या, एंट्री तो इंसर्ट कर दी कि हम बनाएंगे एक्ट है, और एक्ट बना के सर्विस टैक्स वसूलेंगे, लेकिन ये यूज नहीं की गई। तो भैया फिर यूज क्या की गई, या यूज की गई एंट्री नंबर 97। 97 इज द लास्ट एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट, और उसमें रिजिडरी पावर है गवर्नमेंट की, जो कहती है कि गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर सकती है अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके। सो 97 एंट्री की वजह से टैक्स वसूल होता रहा, सर्विस टैक्स 30 जून
2017 तक। उसके बाद तो जीएसटी आ गया। अब बिना एक्ट के लागू कैसे हुआ, तो मैंने बता तो दिया लागू ऐसे हुआ 97 एंट्री के तहत। क्लियर। अब आप कहोगे सर चलो टैक्स वसूल किया, शुरुआत में गवर्नमेंट ने 97 एंट्री के तहत वसूल किया, बाद में 92 सीट आई, गवर्नमेंट चाहती तो एक्ट बनाती, 25 जून 2017 तक गवर्नमेंट ने एक्ट क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि साथ के साथ काम शुरू हो गया था। कुछ समय बाद ही मतलब 5-7 साल बाद ही गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हमें जीएसटी लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा जीएसटी लेके ही आ रहे हैं तो सर्विस टैक्स पर टाइम क्यों खराब किया जाए, इसलिए सर्विस टैक्स को वहीं पर रोका गया। तो सर्विस टैक्स क्या था ये समझ आया होगा जहां तक मैं समझता हूं। कोई डाउट है तो बताइए। और ये सर्विस टैक्स सब जगह लगता था, केवल एक जगह छोड़ के, एक्सेप्ट J&K, जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 370 था, 370 के चलते जब तक वहां के राजा से परमिशन नहीं मिलेगी तब तक कोई एक्ट नहीं लगेगा। तो ये तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब राजा थे तो ये डाल दिया गया था। अब राजा किसे माना जाता है? जो वहां का मुख्यमंत्री है। हाँ बिल्कुल, अब मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री परमिशन नहीं दी तो आपका जो जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स कभी लगा ही नहीं। क्लियर। तो ये बात भी समझ आ गई होगी। अब इसके बाद तीसरा सीएसटी क्या है? ये क्या था? मतलब कि जीएसटी मनमोहन जी का कॉन्सेप्ट था। सब बताऊंगा, चिंता मत करो तरुण जी, सब बताऊंगा एक एक चीज, टेंशन ना लो। आज की क्लास में बस यही तो बताना है कि किसने पॉलिटिक्स की, किसने क्या किया, सब चीज, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि देश में कौन क्या कर रहा है। चलिए, सीएसटी। सीएसटी की फुल फॉर्म थी सेंट्रल सेल्स टैक्स। अब ये क्या था? देखिए, दिल्ली से माल मुंबई गया, रोड से गया, बताइए कितने सारे स्टेट पड़ेंगे? हरियाणा, यूपी, शायद एमपी भी पड़े और गुजरात भी पड़े। इतने सारे स्टेट से होके माल निकला। मैंने एक जनरल नॉलेज पे लिख दिया, हो सकता है मैं यहां गलत हूं, मैंने पर ये लिख दिए कि 4 स्टेट ये पड़े। अब हुआ क्या? देखिए, अब ये हुआ क्या कि यहां से जब ये माल चला तो दिल्ली गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, और फिर जिस जिसके वहां से निकल रहा था सारी गवर्नमेंट कह रही है लाओ जी हमें टैक्स दो, और लास्ट में माल मुंबई पहुंचा। अब जरा बताइए, अगर सब लोग टैक्स लगाएंगे, टैक्स किस थ्योरी पे लगा रहे थे? नेक्सस थ्योरी पे। नेक्सस थ्योरी का मतलब रिलेशन। बोले जी आप हमारे यहां से निकल गए, बस हमारा जो आपका माल जा रहा है उससे हमारा संबंध है, लाओ हमें टैक्स दो। अब हुआ क्या? ये माल जब मुंबई पहुंचा तो आप बताइए इतनी बार टैक्स लगने के बाद ये माल मुंबई जब पहुंचेगा तो महंगा होगा या सस्ता होगा? फटाफट बताएं। कॉस्टली होगा। चलिए, तो गवर्नमेंट को लगा कि यार ये जो स्टेट है, एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट को राइट था टैक्स लगाने का, तो स्टेट गवर्नमेंट ने सील टैक्स लगा रखा था, पर ये तो विद इन स्टेट ही लगा सकते हैं ना, विद इन स्टेट। अब बात यह आई एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला। तो देखिए, जब दो भाइयों के बीच लड़ाई हो रही हो तो फर्ज पिता का बनता है कि वो बीच बचाव करे। तब सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में आई और उसने कहा कि ऐसा है, अगर इंटर स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का मामला होगा तो उस केस में फिर हम आएंगे बीच में, और हम क्या करेंगे? टैक्स लगाएंगे। बट कलेक्ट कौन करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट जहां से सेल हुई। अगर दिल्ली से सेल हुई तो दिल्ली, और रिटेन रिटेन भी वही गवर्नमेंट कर लेगी जिसने कलेक्ट किया। यानी लगाएंगे हम, बस कलेक्शन एंड रिटेंशन बाय द सेम गवर्नमेंट फ्रॉम वेयर गुड्स आर सोल्ड। जहां से माल बिके वही स्टेट कलेक्ट करेगी, वही रिटेन करेगी, बस लगाएंगे हम, ले भी हम करेंगे। तो इस आधार पर क्या हुआ? सीएसटी लगाने का नंबर आया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये 3 टैक्स लगा रही थी आपके। बहुत बढ़िया सर। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति क्या है जी? अब स्थिति क्या है? एक्साइज सर्विस टैक्स सीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का सेल टैक्स, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाना चाहे तो वो यहां पर अवेलेबल है तो बना सकते हैं। चलिए, यहां तक बताइए जो मैंने अभी पुराना लॉ बताया वो क्लियर है या कोई डाउट है? अगर है तो पहले वो पूछिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नो डाउट। चलिए, अब मैं आगे की बात करता हूं। देखिए, अब मैं थोड़ा सा पुराने टैक्स की और बात करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एरा,
ऑफ टैक्स। पहले एरा ऑफ टैक्स में क्या हुआ, क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से प्लीज। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली लेके चल रहा हूं मैं आपको, बहुत ध्यान से सुनना ताकि पूछना ना पड़े, क्योंकि पूछना पड़ेगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो रुके नहीं, इसलिए ध्यान से समझें। मान लो ए है, ए ने माल परचेज किया, रॉ मेटेरियल, ठीक है जी, 20 लाख रुपए का रॉ मेटेरियल खरीदा, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करने में कन्वर्जन कॉस्ट आती है, लेबर ओवरहेड वगैरह, ये तो पता होगा आपको। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, पता है ना? ठीक है, मान लो कन्वर्जन कॉस्ट आई 5 लाख रुपए, तो ये बन गया 25 लाख। अब जिस बंदे ने ये मैन्युफैक्चरिंग की वो प्रॉफिट भी लगाएगा। मान लो उसने डिसाइड किया 3 लाख प्रॉफिट, तो ये बन गई 28 लाख प्राइस। अब गवर्नमेंट कह रही है कि इस पर एक्साइज ड्यूटी लगानी है क्योंकि प्रोडक्शन है। लो जी, एक्साइज ड्यूटी लगा दी, मान लो 10% है एक्साइज ड्यूटी, तो 2,80,000 हो गया। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट था। अब ये जोड़ दिया 21,80,000। फिर इस पर सेल्स टैक्स लगता था स्टेट गवर्नमेंट का, मान लीजिए वो भी 10% है। अच्छा, ये 30,80,000 आएगा। तो फाइनल प्राइस जो पहुंची, ए ने बी को बेचा, वो आया 33,88,000। पहले बताओ ये कैलकुलेशन एकदम क्लियर है? फटाफट बताओ सबको। ए ने खरीदा, मतलब ए ने खरीद के बना के और बी को बेच दिया। चलिए अब बी के हाथ में देख लेते हैं। बी के यहां परचेज प्राइस जो थी वो थी 33,88,000 बी के लिए। चलिए साहब, अब बी ने भी क्या किया, इस पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग की तो उसकी भी कन्वर्जन कॉस्ट आई, मान लो वो 4 लाख आई, तो ये हो गया 37,88 लाख, 37,88,000। अब इस पे इसने अपना प्रॉफिट भी ऐड किया बी ने, कि भाई मैं भी तो प्रॉफिट खाऊंगा, और प्रॉफिट इसने मान लो 3 लाख रुपए ये भी कमाना चाहता है, हो गया 40,88,000। अब वो कह रहे हैं भैया इस पे क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी, प्रॉफिट के बाद जो वैल्यू आई, मान लो 10% है, तो वो हो गई 4,08,800, जोड़ दीजिए 44,96,800। चलिए साहब, फिर सेल टैक्स, वो भी 10%, 4,49,680। सो फाइनल प्राइस बी को पड़ी इतनी, और बी अब बेचता है मान लीजिए, तो बेचने पर उसे पैसे प्राप्त हुए ये 49,46,480। बताइए इस पहले युग के टैक्स में आपको गलत क्या लग रहा है? क्या गलत लग रहा है इसमें? क्या आपको लग रहा है कि यार ये गलत है? क्योंकि देखिए गवर्नमेंट पहले युग से दूसरे युग में गई, दूसरे से अब तीसरे युग में आई है। डबल टैक्सेशन नहीं, मल्टीपल टैक्सेशन। देखिए पहले एक्साइज, फिर एक्साइज जोड़ के सेल टैक्स, फिर दोनों पे जोड़ के फिर एक्साइज और फिर सेल टैक्स, तो मल्टीपल पॉइंट टैक्स हो रहा है, ये गलत है। चलिए, तो इसको, अब जब ये स्थिति थी तो हुआ क्या, उस जमाने में 1980
19 में एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, डॉक्टर W.B. साइमंस। ये जर्मनी के थे, इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, और इन्होंने जर्मनी गवर्नमेंट को बोला कि साहब ये जो स्थिति है ना, ये बड़ी घातक सिद्ध होगी आने वाले समय में। आप टैक्स पे टैक्स लगा रहे हो, बड़ा गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इन्होंने सजेस्ट किया कि ये नहीं होना चाहिए। जर्मनी ने बात नहीं मानी। 1954 में ये बात सबसे पहले मानी फ्रांस ने कि हाँ जी ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 1977 में यूरोपियन कंट्री ने मानी, और 1 मार्च 1986 को इंडिया ने मानी। इंडिया बोली कि हाँ जी ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होना चाहिए? तो देखिए सेकंड युग का टैक्स क्या रहा, वो ये रहा, सेकंड एरा। सेकंड एरा में ये कहा गया कि भैया जो ये टैक्स आप दे रहे हो, ये वाला, जब ए ने खरीदा तो ए बी से ले रहे, देखो ना ये सब टैक्स, ए ने बी को बेचा है तो बी से लिए होंगे, और बी सी को बेचेगा तो सी से लेगा बी। तो वो कह रहे हैं ए तुम बी से ले लो, और बी जब तुम सी को बोलोगे तो सी से ले लेना, और जो तुमने ए को दिया है वो तुम टैक्स अपना माइनस कर लेना। इसको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब ये शुरू में इंडिया में आया था तो इसका नाम था मॉडबेट, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स। बाद में इसे एक्साइज में सेंडबेट बनाया गया, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। अब देखिए इससे क्या होगा, अब इससे भी देख लेते हैं हम लोग। ये समझ आ गया? पहले बताओ फटाफट ये वाला, इतना ये कहानी कि टैक्स कैसे लगाया जा रहा है, बार बार लग रहा है। चलिए अब मैं आगे कहानी बता रहा हूं, ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखना। देखिए ए के एंड में तो यही रहेगा, बी के एंड में देखिए क्या स्थिति आएगी। बी जब बेचेगा तो बी ने खरीदा। अब इसमें देखिए टैक्स कितना है, टैक्स एलिमेंट ये दोनों जोड़ लीजिए। अब ये दोनों शामिल है ना, इसमें टैक्स जरा जोड़ के बताइएगा मुझे। मैं यहां परचेज प्राइस लिख रहा हूं, परचेज प्राइस कितनी आ रही है, मतलब अगर मैं इसमें से ये दोनों टैक्स हटा दूं तो कितना आ रहा है, 33,88,000 में से दोनों टैक्स हटा दीजिए। $28 लाख, ठीक है, ये लो जी। अब मैंने मतलब बी ने अपने हैंड में परचेज प्राइस दिखाई 28 लाख। इसका मतलब इसमें टैक्स एलिमेंट अलग है, और वो कितना है 280 और 3,08,000, यानी ऐसे ऐसे लिख देता हूं, एक्साइज है 280 और सेल टैक्स है 308। यानी ये चूंकि अब इसका क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए अब मैंने ये परचेज प्राइस नहीं लिखी, मैंने क्या किया टैक्स अलग कर दिया और परचेज प्राइस अलग कर दी। बस अब सारे खर्चे ले लूंगा, 4 लाख कन्वर्जन कॉस्ट और प्रॉफिट 3 लाख। चलिए जोड़ने का नंबर लगाइए, कैलकुलेटर उठा लीजिए सब लोग। कन्वर्जन कॉस्ट थी 4 लाख, ये हो गया 32 लाख। इसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए 3 लाख, ये हो गया 35 लाख। बस अब इस पे एक्साइज ड्यूटी लगाइए 10% से 3,50,000, 38,50,000 आया। अब लगाइए इस पर, अब चूंकि सेकेंड एरा में सेल टैक्स को बदल के नाम क्या रख दिया, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। मान लीजिए वो भी 10% था, तो इसका 10% कर दीजिए 3,85,000, और इस प्रकार से फाइनल प्राइस आई 42,35,000। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे साथ, प्लीज ध्यान से देखिएगा। ये वाली प्राइस और इस वाली प्राइस का अगर हम कंपैरिजन करें तो देख रहे हैं आप, यहां 42,35,000 आ रहा है और यहां 49,46,000, यानी सिर्फ एक टैक्स एलिमेंट हटाते ही बताइए प्राइस पे फर्क आया कि नहीं आया? सब लोग बताएं फटाफट। 7,11,480 बता रहे हैं, हाँ जो भी आया होगा। तो ये फर्क आया कि नहीं आया बताइए? आया। चलिए अब इससे हुआ क्या, गवर्नमेंट बोली एक काम कीजिए भैया बी, आपने ए को
कितने टैक्स दिया आपने? देखो एक्साइज दिया था कितना रुपया, कहां गया ये 280, और वेट सेल टैक्स दिया था 3,08,000। न्यू यूग में ये क्या बन गया आपका, वेट बन गया, तो मैं वेट ही लिख देता हूं। देखिए एक्साइज दिया था 2,80,000 और वेट दिया था 3,08,000, और भैया ये तो तुमने ए को दिया, और सी से लिया कितना, हाउ मच यू हैव टेकन फ्रॉम सी। देखिए साहब एक्साइज और वेट, देखिए एक्साइज ये लिया 350 और वेट कितना लिया 3,85,000। बताओ पहले इतनी बात समझ आई कि बी ने इतना तो ए को दिया टैक्स, वो मैंने ये लिख दिया, एक्साइज कितना दिया, वेट कितना दिया, और कितना उसने सी से लिया। बोलिए एकदम क्लियर है कि नहीं, कितना लिया कितना दिया, समझ आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, अब मैं थोड़ा टेक्निकल करने जा रहा हूं और प्रैक्टिकली हमें बहुत डीप में जाना पड़ेगा, मेरे साथ बिल्कुल तैयार रहना जाने के लिए, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलेगा। देखिए साहब 350 लिया, क्या एक्साइज, गवर्नमेंट कह रही है जो दिया था 280 वो माइनस कर ले, यानी बी भैया तुम्हारे को सी से 350 मिला और तुमने 280 में खरीदा था, तो इसका मतलब 70,000 रुपये बचा। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। अब बताइए ये जो पैसा है, ये पैसा ये इसे देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी। चलिए अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट में भी कितना लिया इसने 385 और दिया कितना 3,08,000। ये जरा बताना ये कितना आ रहा है, 77,000। तो ये 77,000 पेबल टू स्टेट गवर्नमेंट। तो बताइए अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि हम ये स्थिति अब खत्म कर रहे हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि मैंने मान लो किसी से खरीदा है तो जो टैक्स देके खरीदा है, अब मैं किसी को बेचूंगा तो उससे टैक्स लूंगा, उस टैक्स में से अपना टैक्स माइनस करूंगा जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं, और जो बच गया वो गवर्नमेंट को दे दूंगा, जिस गवर्नमेंट का है उसी को दे दूंगा। तो बताइए ये स्थिति समझ आई कि नहीं आई, फटाफट बताइए ये फायदेमंद थी कि नहीं, बताइए गवर्नमेंट ने यहां अच्छा काम किया कि नहीं किया, सब लोग बताएं फटाफट फास्ट। चलिए तो इसमें कोई कमी है या ठीक है, ये जो है गवर्नमेंट ने किया ये सही है या इसमें अभी भी कमी है? क्या कमी है अगर है तो बताइए फटाफट, अगर कमी है तो क्या कमी है? नहीं इसी तरह दो टैक्स तो अभी भी हैं, जीएसटी में भी हैं, चिंता मत करो, जीएसटी में भी हैं। अभी भी एक कमी है इसके अंदर, एक कमी है अभी। नहीं कलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, एक ऐसे एग्जाम्पल उठा रहा हूं और मैं लिख रहा हूं सेकंड एरा और थर्ड एरा। थर्ड एरा का मतलब 21st सेंचुरी टैक्स यानी जीएसटी। इससे पहले एक्साइज प्लस बैट। देखिए क्या है, देखना आप ही देखोगे डिफरेंस क्या है, अभी बताओगे, आप खुद ही बताओगे। चलो एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लो एक माल बेचा 1,00,000 रुपए का, एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट ने 10% लगाई मान लो, तो 10,000 हो गई, ये हो गया 1,10,000। वेट स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया, मान लो वो भी 10% है, 11,000, दोनों 10-10% है, तो फाइनल प्राइस इज 1,21,000। 1,21,000। यस नूर यू आर राइट, बिल्कुल ठीक बोला है आपने। अब देखिए अगर मैं जीएसटी में जाता हूं तो देखिए क्या होगा,
सेल प्राइस 1 लाख, एक्साइज, इससे पहले एक छोटी सी चीज कर देता हूं। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स थे जैसे एक्साइज और सर्विस टैक्स, इनको जीएसटी में लेके आना था, तो इसको नाम दिया सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स सीजीएसटी। सर स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का बैट, लग्जरी टैक्स, परचेज टैक्स, बहुत सारे टैक्स, और इन सबको एक नाम दिया गया एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का एसजीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी का है तो यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये तो टैक्स लगते हैं किस पर, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर। तो ये वाला विद इन द स्टेट है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को। लेकिन अगर इंटर स्टेट सप्लाई है, इंटर स्टेट सप्लाई, अब सप्लाई नया टर्म आ गया, सुन लीजिए। पहले एक्ट में क्या लिखा होता था, सेल ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस, ये लिखा होता था। गवर्नमेंट बोली चाहे तो सेल ऑफ गुड्स हो चाहे रेंडरिंग ऑफ सर्विस, एक ही नाम दो इसे, और वो है सप्लाई। तो सप्लाई ऑफ गुड्स सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अब नए एक्ट में, यानी जीएसटी में। बताइए इंटर स्टेट सप्लाई में पहले कौन सा टैक्स लगता था, सॉरी सीएसटी, जिसका नाम बदल के कर दिया आईजीएसटी, और ये मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को इनिशियली, और फिर बाद में गवर्नमेंट इसे बांटती है, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे बढ़ता है। तो आईजीएसटी यानी 3 टैक्स हो गए। अगर इंट्रा स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सीजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट का एसजीएसटी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज लगाती थी गुड्स पर, सर्विस पर सर्विस टैक्स, तो सेंट्रल का एक्साइज सेल पर, और स्टेट का क्या था, वेट था। अब जरा देखिए, ये वाला माल है 1 लाख का बेचा है, यही वाला इधर, एक्साइज की जगह बताइए मैं क्या नाम लिखूं, सीजीएसटी। मैं मान के चल रहा हूं ये इंट्रा स्टेट सेल है, इंट्रा स्टेट 10% हो गया, ये लो जी 10,000, और साथ में स्टेट का क्या था, वेट, गवर्नमेंट ने उसका नाम बदल के क्या रख दिया, एसजीएसटी, वो भी कितना है 10। अब बताइए फाइनल प्राइस क्या हो गया, 1,20,000। मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ आया होगा डिफरेंस। यस सर, अब क्लियर लग रहा है डिफरेंस। वो डिफरेंस ये है कि पहले एक्साइज जुड़ के फिर उसके ऊपर आपका वेट लग रहा था, अब वो क्या करें, उसी प्राइस पर एक्साइज और उसी प्राइस पर वेट, लेकिन नाम बदल के क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है तो सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट का है तो एसजीएसटी। और अगर यही इंटर स्टेट होती तो फिर आईजीएसटी लगता 20,000 रुपए, यानी फाइनल प्राइस 1,20,000। सो इधर दोनों में डिफरेंस देखा जाए तो 1,000 रुपए का डिफरेंस आया। अब आपको समझ आया होगा कि क्यों 30 जून के बाद 1 जुलाई को गवर्नमेंट जीएसटी लेकर आई। बोलिए सबको समझ आया या नहीं आया, फटाफट बताएं। एकदम क्लियर, वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे, और थोड़ा सा आगे क्या, वो ये है, कहां गया भाई, हाँ जी, ये देखिए ध्यान से। मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 246 में 7th शेड्यूल था, गवर्नमेंट में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दी हुई थी कि तुम्हारा जो मन है बना लेना। अब जरूरत क्या थी, जीएसटी बनाना था, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइंट पावर चाहिए थी, ठीक है जी। तो ज्वाइंट पावर यहां थी, यहीं अमेंड कर देते, क्या दिक्कत थी। इन्होंने एक नया अमेंडमेंट किया, और नया अमेंडमेंट करके देखिए क्या किया, मैं बता देता हूं आपको। नया अमेंडमेंट क्या था, आर्टिकल 246A, ये नया आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा गवर्नमेंट ने, और इस आर्टिकल में दी गई ज्वाइंट पावर्स सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। तो आप बताइए मुझे, ये ज्वाइंट पावर जब यहां देने की बात कर रहे हैं तो भैया यहां भी तो कर सकते थे, एक नया आर्टिकल लाने की जरूरत थी, यहां क्यों नहीं किया गया, क्या रीजन होगा, यहां अमेंडमेंट क्यों नहीं किया।
एक नया आर्टिकल क्यों लेके आए, क्यों एक नए आर्टिकल में ज्वाइंट पावर दी गई, क्या रीजन होगा? वो ओल्ड गया था? नहीं। और बताइए क्या हो सकता है? देखिए सिंपल लॉजिक है, टैक्स से रिलेटेड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाना है तो इस लिस्ट में लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट ने लगाना है तो इस लिस्ट में लिखा हुआ है। इस लिस्ट में टैक्स से रिलेटेड मैटर ही नहीं है, टैक्स से रिलेटेड मैटर है ही नहीं। अब बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई टैक्स लगाना था तो उसने देखो कितने सारे टैक्स लगा दिए अब तक। स्टेट गवर्नमेंट ने लगाना था तो वो यहां पे लगा रही थी। अब मैं कहूं कि यही अमेंड कर देते तो इसका मतलब यहां पर भी टैक्स से रिलेटेड बात आ जाती। बताइए, अमेंड करना ही था तो यार, अमेंड जब करना ही था तो इसको तो एज इट इज पड़े रहने दो, नॉन टैक्स मैटर पड़े रहने दो, और एक नया ले आओ ना। तो गवर्नमेंट क्या लेके आई, नया 246A आर्टिकल, और इसमें ज्वाइंट पावर दी गई कि सेंट्रल स्टेट दोनों मिल जाओ और बना दो लॉ जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, जीएसटी, वो बना दो। अब जानते हैं इस लॉ में शुरू में कैसे आया, कौन लाया, क्या क्या चुनौतियां थी, मैं बता देता हूं। हमारे देश में जानते एक बात है, शुरू में विरोध होता है, पर एक बार जैसे एक हाथी होता है ना कि उसको उठने में और चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे ही हाथी चलना शुरू करता है उसकी मदमस्त चाल में, तो फिर वो जो स्पीड पकड़ता है ना, फिर अच्छा खासा नहीं रोक सकता। और हमारा देश भी एक हाथी की तरह है, जब चलना शुरू करता है ना, फिर कोई नहीं रोक सकता इसे, फिर तो ये चलता जाता है। तो देखिए अब हुआ क्या। अब जैसे एक बच्चे ने बोला कि मनमोहन सिंह, तो मैं बता देता हूं, देखिए क्या था। एक थे डॉक्टर विजय केलकर, बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बड़े इंटेलिजेंट आदमी थे। उन्होंने, केलकर साहब ने, कमेटी थी उनकी, 2004 में सजेस्ट किया कि हिंदुस्तान में क्या लेके आइए, जीएसटी लाइए। अब बताइए 2004 में किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस, ठीक है जी। और मनमोहन सिंह साहब थे, बिल्कुल सही बात है जी। 2004 में इन्होंने सजेस्ट किया और खुद यूपीए यानी कांग्रेस को टाइम लग गया इसे समझने में, और कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पी चिदम्बरम। पी चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उन्होंने 28 फरवरी 2006 को अपने भाषण में, बजट स्पीच में बोला कि साहब मैं ले आऊंगा जीएसटी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। क्यों? क्योंकि जय वीरू पहले ही प्रॉमिस कर चुके थे, याद करो कि हमें कुछ ना करना है कुछ ना कुछ, तो इस डेट तक लाना ही था। चलिए, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं जीएसटी आई कब? कितने साल लग गए? 7 इयर्स। 7 इयर्स लग गए था। अब बात यह आती है कि साहब विचारधारा थी किसकी? यूपीए, फाइनेंस मिनिस्टर यूपीए, 2006 में प्रॉमिस किसने किया? यूपीए ने। बट एक्ट आया मोदी शासन, मोदी सरकार में। अब साहब इसके पीछे की कहानी अब सुनना शुरू करिए। 1/4/2010 में एक्ट क्यों नहीं आया? यस तरुण, यू आर राइट। पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पॉलिटिकल डिफरेंसेस रीजन। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट के इतने सारे टैक्स कन्वर्ट होके एक टैक्स में जा रहे थे, तो बताइए कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बताओ। बिल्कुल हो रहा था जी। तो भैया स्टेट गवर्नमेंट ने विरोध करना शुरू कर दिया कि साहब हम जीएसटी नहीं लाने देंगे, और सबसे आगे थे नरेंद्र मोदी, जीएसटी नहीं आने दूंगा चाहे कुछ हो जाए। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले क्या चाहिए इन्हें? जीएसटी। तो भैया एक आदमी मुख्यमंत्री रहते हुए विरोध कर रहा है और प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले जीएसटी के पीछे पड़ रहा है, तो इसका क्या रीजन होगा? व्हाट्स द रीजन? देखिए, आप शायद पढ़िए नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, एक थ्योरी होती है ग्रेट मैन थ्योरी। और ग्रेट मैन थ्योरी क्या कहती है? ग्रेट मैन थ्योरी कहती है
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेक द डिसीजन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टेक द डिसीजन। अब देखिए, आपने कभी नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तो उस समय आपने उनका भाषण सुना हो तो वो क्या बोलते थे पता है? मेरे 6 करोड़ गुजरात वासियों। और जैसे ही प्रधानमंत्री बने उनका स्टेटमेंट क्या आने लगा? मेरे 125 करोड़ देशवासियों। सर मोदी सर तब नहीं माने थे, अब खुद वही लिख कर आए जो कांग्रेस ने कहा था। नहीं, अब सुनिए ढंग से, इसी पूरा लॉजिक है इसका, ऐसे ही थोड़ा है। तो भैया अब मोदी जी ने शुरू में मना किया क्योंकि उनके स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने स्टेट के मालिक थे, तो उस हिसाब से उन्होंने उस समय बिल्कुल सही अपोज किया कि भैया मेरे स्टेट का रेवेन्यू कम होगा, मैं क्यों हाँ करूं, और पॉलिटिक्स तो करनी थी। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री बने, और देखिए प्रधानमंत्री कब बने? 26 मई 2014 मोदी बिकेम पीएम। मोदी बिकेम पीएम, मोदी पीएम बने। अब मोदी पीएम बने और उन्होंने सबसे पहले बोला अब तो जीएसटी चाहिए। तो बड़ी सीधी सी बात है भाई साहब, देश का मुखिया है, देश के लिए सोचेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अगर हम पॉलिटिक्स से हटके सोचें, पॉलिटिक्स से हटके, तो आप यकीन मानिए इन 6 साल में भी मैं बहुत घुमा हूं, और इससे पहले भी मैं बहुत घुमा था। मैं ऑलमोस्ट पूरी इंडिया घूम चुका हूं। मुझे अच्छे से मालूम है, मुझे ड्राइव करने का बड़ा तगड़ा शौक था तब भी और अब भी है। मुझे अच्छे से मालूम है सड़कें कैसी होती थी और कितना डेवलपमेंट था देश में। आप यकीन मानिए, विरोध करने के लिए तो हम किसी का ही विरोध करें, पर मोदी सरकार ने काम किया है, इस बात को एक्सेप्ट कीजिए आप लोग। उसने काम किया है, देश हित में काम किया है। अब हुआ क्या? मोदी जी पीएम बने तो अब निश्चित बात है कि भाई अब जो आदमी पीएम बन गया तो अब वो देश के लिए सोचेगा। देश के लिए सोचेगा तो उसे पता है कि भैया इतने सारे टैक्स हटेंगे और एक टैक्स आ जाएगा तो बर्डन रिड्यूस होगा। और देखिए कहीं ना कहीं ये भी तो था, कहां गया ये भी तो करना था। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो पीछे पड़ गए कि मुझे क्या लाना है? मुझे लाना है भैया अब जीएसटी। लेकिन अब समस्या यह है कि जीएसटी लानी है तो जीएसटी को पास भी कराना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं नेता लोग, हाँ मैं बता रहा हूं तरुण, सारी चीजें बता रहा हूं, चिंता ना करो। अब हुआ क्या कि मोदी जी 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री बने और 19 दिसंबर 19 दिसंबर 2014 उन्होंने पार्लियामेंट में बिल रखवा दिया, बिल प्रेजेंट हो गया स्टेट को। देखे, यानी आदमी की नीयत होती है तो देखिए इतना फास्ट कम कर रहे हैं, तुरंत तैयार। तो जो कांग्रेस का जीएसटी था उसमें कुछ प्लस माइनस कर के, और जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस समय जरूरत थी वो सब काम करके इस व्यक्ति ने तुरंत इसको पार्लियामेंट में रखवाया, तुरंत रखवाया बहुत जल्दी कि भैया इसे मुझे क्या कराना है? पास कराना है। चलिए साहब, अब ये पार्लियामेंट में पहुंच गया। अब जब पार्लियामेंट में पहुंचा तो देखिए होता क्या है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। 2 सभा होती हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और दोनों में जब तक कोई लॉ पास नहीं होगा, मतलब बिल पास नहीं होगा, एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है साहब, जब पार्लियामेंट में रखा गया तो ये अमेंडमेंट था, क्योंकि बिना अमेंडमेंट करे एक्ट बन नहीं सकता था, और ये 122वां अमेंडमेंट था। 122वें नंबर का अमेंडमेंट, यानी अब तक जो अमेंडमेंट हुए उनमें 122वें नंबर का अमेंडमेंट ये था। और लोकसभा से देखिए कब पास हो गया, ध्यान से देखिएगा डेट, 6 मई 2015। देख रहे हैं आप, लगभग 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा से पास। क्योंकि लोकसभा में बार बार ये लाया जाता है, स्टैंडिंग कमेटी जो प्लस माइनस होते हैं, बहस होती है, तो उसे ठीक किया जाता है, और ठीक करने के बाद ये फिर पास किया गया। यानी सारा काम 6 महीने में हो गया। कोई बता सकता है लोकसभा में इतनी जल्दी पास कैसे हो गया ये? देखिए, लोकसभा में बीजेपी की जब पिछली बार सीट आई थी, बीजेपी एनडीए ग्रुप की 335 सीट आई थी, 335। अब जरा बताइए, बहुमत है 272 पे, 272 और इतनी सारी सीट, बताइए यहां पास होने में देर लगनी थी? हो गया पास।
चलिए अब स्थिति क्या हुई। अब भैया यहां पर जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, यूपीए यानी कांग्रेस की। राज्यसभा में कांग्रेस की मेजोरिटी थी, जबरदस्त मेजोरिटी। बड़ी कोशिशें की, खूब कोशिशें की, खूब कोशिशें की, बार बार विरोध होना, क्योंकि आप जानते हैं यूपीए तो वो अब नहीं आने देगी, जब मोदी जी नहीं आने दे रहे थे, अब ये नहीं, पहले बीजेपी नहीं आने दे रही, अब कांग्रेस नहीं आने देगी, यानी कुल मिला के जनता को मरना है, कोई बात नहीं। लेकिन फाइनली मोदी जी ने क्या किया, जान लगाई और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पास करवा दिया। और ये जब पास हुआ तो बन के आया 101 अमेंडमेंट। अब आप कहोगे सर दो क्यों, बोले जी जब यहां रखा गया था तो 122वें नंबर पे था, और फिर इसे राज्यसभा में प्रायोरिटी दिलवाई गई और ये 101 नंबर पे ये निकल के बाहर आ गया। यानी आप देखिए अब कितना टाइम लग गया यहां से यहां तक पास होने में। तो इसका रीजन क्या रहा होगा, इसका रीजन यूपीए वो पास नहीं होने देना चाह रही थी। हालांकि जब यूपी ने रखा था तब भी उसने सोचा था कि पब्लिक का बेनिफिट हो, मोदी जी रख रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं पब्लिक का बेनिफिट हो। कुल मिला के 1.25 साल के आसपास लगा और राज्यसभा में 1.25 साल के अंदर ये पास हो गया। अब आप सोचिए 1.25 साल में ये कैसे पास हुआ होगा जब यूपीए की यहां पर मेजोरिटी थी और अभी भी यूपीए की मेजोरिटी है, बताइए कैसे पास हुआ होगा। तो जहां तक मैं समझता हूं कुछ ना कुछ बीजेपी और कांग्रेस की डील हुई है जिसने ये यहां से पास करवाया, जहां तक मैं समझता हूं। चलिए साहब नेतागिरी है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब जब ये यहां से पास हो गया और चूंकि पूरे देश में लगना है, तो कोई कानून जब देश में लगना होता है तो 50% से ऊपर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वहां नोटिफाई कराना होता है, रेटिफाई कराना होता है। तो अब इनको हर स्टेट में अपनी असेंबली में स्टेट गवर्नमेंट को इसे पास करना था। जानते हैं सबसे पहले 12 अगस्त 2016, बताइए कौन सा स्टेट था जिसने सबसे पहले इसे पास किया। नहीं जी, असम। असम, ठीक है साहब, असम ने सबसे पहले पास किया। अब देखिए यहां पर भी इस बंदे का दिमाग देखिए कितना तेज चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से करवाया। अच्छा उस समय यहां पे इनकी गवर्नमेंट थी, इनकी कोलैबोरेशन में, तो आराम से करवा सकते थे। अब इन्होंने यहां से इसलिए करवाया कि भैया जब इतना पिछड़ा स्टेट इसे पास कर सकता है सबसे पहले, तो तुम सब क्या कर रहे हो, धड़ाधड़ लोगों ने पास करना शुरू किया साहब, दबादब खूब पास होना शुरू हुआ, खूब चल रहा है दबादब, कोई दिक्कत नहीं। 50% से ऊपर हुआ, वैसे ही हमारे प्रेसिडेंट ने इसे साइन कर दिया। और वो किया था 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को ये साइन हो गया। और साइन होने के एक साल के अंदर अंदर देश में कानून लग जाना चाहिए, नहीं तो फिर बेकार हो जाता है वो। अब देखिए 8/9/16 को राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया, साइन कर दिया क्योंकि 50% से ऊपर ने इसे वो कर दिया था रेटिफाई। अच्छा अब बात आती है किसने बदतमीजी की इसमें, जानते हैं आपको, जीएसटी 1/7/2017 से लगा, इससे कुछ दिन पहले ही हमारे दिल्ली के मालिक हैं एक, नाम सुना होगा आपने, उन सीएम साहब ने कुछ ही दिन पहले इसे पास किया। यानी वो नहीं चाहते थे ये पास हो, पर उन्होंने पास कर दिया कुछ ही दिन पहले। पता है कौन है वो दिल्ली के मालिक, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ठीक है, केजरीवाल साहब ने 1/7/2017 से पूरे देश में लागू होना था, और भाई साहब ने कुछ ही दिन पहले इसे अपनी दिल्ली असेंबली में पास कराया। क्योंकि देखिए आईआरएस ऑफिसर रह चुका है बंदा, तो वो जानता है कि नहीं कराऊंगा तो भी हो जाएगा। पर यह बात एक महिला मुख्यमंत्री को समझ नहीं आई। पता है वो कौन थी देश में महिला मुख्यमंत्री जिसे समझ नहीं आई? नहीं भाई साहब, निर्मला तो कोई मुख्यमंत्री रही नहीं है जहां तक मैं समझता हूं, नहीं। ममता दीदी भी नहीं थी ना, ममता दीदी भी नहीं थी। अब याद आया, महबूबा मुफ्ती, जम्मू एंड कश्मीर की सीएम। वो तैयार ना हो रही साहब, मैं नहीं पास होने दूंगी, मैं नहीं करने दूंगी, मैं नहीं। अब ये इतनी ड्रामेबाजी क्यों हो रही थी, क्योंकि 370 स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है,
अब आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि 370 कश्मीर से हटना क्यों जरूरी था, बताऊंगा आपको। अब हुआ क्या, ये महबूबा मुफ्ती इसे नहीं लगने दे रही थी। आपको जानकर शायद आश्चर्य हो, उस समय बीजेपी की सपोर्ट से जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट थी। पता है आपको, नहीं पता ये बात? महबूबा मुफ्ती को बीजेपी ने सपोर्ट किया हुआ था, और उस समय महबूबा मुफ्ती जो सीएम थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो बीजेपी के सपोर्ट से थी। तो आप बताइए, क्या बीजेपी इनसे पास नहीं करवा सकती थी? कह सकती थी ना महबूबा मुफ्ती को पास कीजिए, मोदी जी ने नहीं बोला। जानते हैं, कलाकार आदमी वो है जो बिना बोले काम करवा ले। अब जानते हैं हुआ क्या, महबूबा जी ने एक्ट आने के, देश में लागू होने के 8 दिन बाद इसे जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में रेटिफाई किया। यानी अब इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश में, क्या लग रहा है आपका, पूरे देश में अब जीएसटी लग रहा है। नहीं तो पहले क्या होता था, आप याद कीजिए, आपको याद करना पड़ता था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 क्या कहता था? आर्टिकल 370 में देखिए क्या क्या था। आर्टिकल 370 में था, एक तो वहां पे इलेक्शन 6 साल में होंगे, पूरे देश में 5 साल में हो रहे हैं, वहां 6 साल में होंगे जी। और सर क्या था, वहां पर जम्मू एंड कश्मीर का व्यक्ति ही प्रॉपर्टी खरीद सकता है, नॉन जम्मू एंड कश्मीर नहीं खरीद सकता। कश्मीर की लड़की से कोई नॉन कश्मीरियन शादी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसकी नागरिकता समाप्त है ना। और शायद पाकिस्तान से करने पर नहीं थी, डुअल नागरिकता मिल रही थी। चलिए, और क्या था जी, वहां पे आपने देखा होगा तिरंगे का खूब अपमान होता था, खूब जलाते थे लोग, खूब कुछ भी करते थे। सब क्यों होता था? क्योंकि स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था ये सब करने के लिए, फौज पे पत्थर मारे जाते थे, सब कुछ होता था। चलिए, 370 ने ये सब उन्हें स्टेटस दे रखा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां का डेवलपमेंट जो था ना, आप कभी अगर वैष्णो देवी गए हो, कोई गया हो, तो आपने देखा होगा वहां एक पिट्ठू होता है, आदमी होता है, उसे पिट्ठू बोलते हैं। वो आपके बेटे या बेटी को अपने कंधे पे बिठाता है, और आप ऊपर से 2-3 बैग उसके ऊपर और लाद देते हैं, और वो ऊपर भवन तक लेके जाता है और वापस लौट के आता है। उसे कितने पैसे मिलते हैं जी? 1000-1200 रुपए। बताइए, इतनी बुरे हालात क्यों? क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं है, जबकि नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है वहां। वहां ये हालत है, मैं आपको बताता हूं, कि जो हम मिनरल वाटर दिल्ली में बिस्लरी की बोतल लेके खरीद के पीते हैं, आपने वहां कुछ नहीं करना है, वहां कहीं भी पानी बह रहा होता है, आप जाइए, बोतल लगाइए, पानी भरिए और पीजिए, और बिल्कुल सेम टेस्ट, बल्कि उससे बेटर टेस्ट होता है भाई साहब। नेचुरल वाटर है वहां पर, इतने रिसोर्सेज हैं, पर वो सबसे पिछड़ा हुआ है। सिर्फ क्यों पिछड़ा हुआ है? क्योंकि आर्टिकल 370 ने सारा काम खराब कर रखा था वहां पे। जानते हो, जो सही शुभ चिंतक होगा जम्मू एंड कश्मीर का, वो हमेशा बोलेगा कि ये आर्टिकल खत्म होना चाहिए। और देखिए फाइनली ये आर्टिकल अब खत्म हो गया, आपको पता है ये बात। तो जानते हैं तब ये नहीं खत्म हुआ था, तो मोदी जी बोले कोई बात नहीं, नहीं दे रही है परमिशन तो ना दें महबूबा जी, कोई बात नहीं, हमें तो मिल चुका, और हमारा तो देश में, पूरे देश में लग चुका है, बस एक आप ही तो नहीं दे रही। अब देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा और आपने खुद जज करना है कि महबूबा मुफ्ती ने ये जो परमिशन दी, वो मजबूरी में देनी पड़ी या मोदी जी ने छीनी? देख लेते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। लो जी, मैं आपके सामने एक सिचुएशन रख रहा हूं, ये लीजिए। ये है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, और भैया यहां पर जीएसटी मान लो नहीं है। चलिए साहब, अब जम्मू एंड कश्मीर किसी से माल खरीदेगा, बताइए वो किससे, क्या लगा हुआ होगा उस माल पे? बताओ, जीएसटी लगा हुआ होगा या नहीं होगा? सब लोग बोलें प्लीज। बिल्कुल लगा हुआ होगा। ठीक है साहब, अब मेरी बात को आगे समझें। इस स्टेट में वेट और एक्साइज है। अब जम्मू एंड कश्मीर में किसी व्यक्ति ने खरीदा 100 रुपए का माल, 20 रुपए जीएसटी के साथ मान लो, तो 120 का पड़ा। अब 120, अब जम्मू एंड कश्मीर में बेचेगा तो एक्साइज और वेट लगेगा, और चूंकि जीएसटी का क्रेडिट यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि जीएसटी यहां पर है ही नहीं, तो देखिए 120 पे फिर टैक्स लग जाएंगे दोनों। तो जम्मू एंड कश्मीर के व्यक्ति को माल कितना महंगा मिला? बोलो, मिला कि नहीं मिला? फटाफट बताओ। तो ये बेचारा खरीदने से पहले सोचता। अब जम्मू एंड कश्मीर का कोई व्यक्ति दूसरे स्टेट में माल बेचना चाहता है, तो जम्मू एंड कश्मीर से जब माल बिकेगा तो क्या क्या लग के बिकेगा? वो एक्साइज प्लस वेट।
अब जिसने ये खरीदा, मान लो ये उत्तर प्रदेश ने खरीदा, अब उत्तर प्रदेश को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलने वाला क्योंकि उसके यहां एक्साइज और वैट है ही नहीं। आप बताइए, यूपी वाला इससे कोई माल खरीदता जम्मू एंड कश्मीर से? बोलो, नहीं खरीदता। और जम्मू एंड कश्मीर के लोग भी खरीदते बाहर का माल इससे, जो बाहर से खरीद के लाया है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो इतना महंगा पड़ता। तो अब बताइए, अगर ये जीएसटी नहीं लगाती महबूबा जी, तो बताइए उस केस में क्या होता? ये अपने एक कुएं के मेढक बन के रह जाते और भाई साहब कुछ नहीं कर पाते, देश को और पीछे ले जाते। बताइए, जीएसटी लगाना इनकी मजबूरी बन गई या नहीं बन गई? J&K बिल्कुल अलग हो जाता बिजनेस से। बिल्कुल सही लिखा है तरुण ने कि बिल्कुल अलग हो जाता सर बिजनेस सेंस से, बिल्कुल। तो बताइए, अब लॉजिकली ये सही है या गलत है? फटाफट बताओ। चलिए, अब मैं आगे बताता हूं। अब आगे की कहानी। अब देखिए, कोई भी कानून देश में लगाना है तो उसकी एक बॉडी बनानी पड़ेगी। तो बॉडी जो बनाएगी वो बनाएगी जीएसटी काउंसिल। कि भैया जीएसटी काउंसिल, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करो, तुम भैया उठा के जो ये है जीएसटी से संबंधित कानून है वो आप बनाओ। तो जिम्मेदारी इनको दी गई थी कि तुम कानून बनाओगे। अब भैया कोई तो हेड होना चाहिए, तो हेड बने फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बताइए क्या नाम था उनका जो जीएसटी के काउंसिल के हेड थे? अरुण जेटली साहब। अरुण जेटली जी, अरुण जेटली जी, ठीक है साहब। ही वाज चेयरमैन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इस जीएसटी काउंसिल का बना मेंबर। जीएसटी आने से पहले क्या होता था? टाइम टू टाइम मीटिंग रखी जाती थी अरुण जेटली जी के नेतृत्व में, लीडरशिप में, और हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर आता था, डिस्कस करता था, फिर दोबारा वो अपने स्टेट जाते थे, फिर कुछ दिन बाद फिर मीटिंग होती थी। तो बस जो जो चीजें कठिनाइयां थी वो सब बार बार आके रखी जाती थी, और जीएसटी काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी कि आप भैया इसके ऊपर सारा काम कीजिए। कोई बात नहीं। अब जीएसटी में चूंकि देखिए इतने सारे लोग हैं, अब डिसीजन कैसे लें? चूंकि हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 मेंबर हैं, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर मेंबर है, तो अब डिसीजन कैसे लें? जब तक मेजोरिटी नहीं आएगी डिसीजन नहीं होगा। तो डिसीजन उन्होंने कहा 75% पे लिया जाएगा। कैसे लिया जाएगा? देखिए, जीएसटी काउंसिल देखिए साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है 1/3 और स्टेट गवर्नमेंट्स को राइट है 2/3। अब 2/3 बताइए, 2/3 का मतलब हो गया 0.67, और अगर 100 में 100 का करें तो 67 और ये 33। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी इन्हें 33% राइट है और इन्हें 67% राइट है। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट तो 33% अकेली गवर्नमेंट है पूरे हिंदुस्तान में, पर ये बहुत सारी स्टेट्स हैं कि नहीं बताओ? यस। कितने स्टेट हैं इस समय हमारे देश में? बताइए स्टेट्स। 28, 29 नहीं, 28, 28। जम्मू कश्मीर स्टेट हट गया अब, ठीक है? जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरी बन गया है वो। चलिए साहब, अब जरा 67 डिवाइड बाई 28 करके बताओ कितना आ रहा है? 67 डिवाइड बाई 28, 2.39। एक स्टेट गवर्नमेंट को इतना वोट करने का, इतना वोटिंग राइट है उसको, सिर्फ इतना। इसका मतलब कोई भी कानून बनना है तो 33% तो ये हो गया, और प्लस 42% स्टेट गवर्नमेंट्स भी आनी चाहिए, तब जाके बनेगा 75%, और तब जाके कोई कानून पास होगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए अब एक और बात बताता हूं आपको, आपको बता देता हूं। एक समय ऐसा आ गया था
एनडीए यानी बीजेपी की लगभग 20 स्टेट्स में गवर्नमेंट थी, 20 स्टेट्स में। इसका मतलब ये हुआ साहब 20 इंटू 2.39%। जरा बताना कितना बनाइए। फोर्टी 7.8%। और यहां भी तो बीजेपी थी, तो जरा बताइए 33 और 47.8 कितना हो गया भाई? ये 80.80%। बोलो बात समझ आई या नहीं आई? चलिए अब मेरी बात देखिए, थोड़ा सा मैं आपको और आईना दिखाने जा रहा हूं, कैसी हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं सारे काम। देखिए जीएसटी एक तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे नहीं लगता, और एक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। साधारण शब्दों में दारू। ठीक है भैया, इस पे जीएसटी क्यों नहीं लगता? कोई बताएगा मुझे क्या रीजन है? क्या रीजन होगा? जो विस्की वगैरह है सर, अगर पेट्रोल पे जीएसटी लग जाए तो उसके प्राइसेस फॉल कर जाएंगे, वो मैं बताऊंगा अभी। इसका बताइए क्या है? देखिए जीएसटी का मैक्सिमम रेट जो है वो 40% है, 20 सेंट्रल 20 स्टेट, और अभी नोटिफाइड 28% है। और यहां पर आपको बता देता हूं, जब एक्साइज था तो एक्साइज ड्यूटी और वेट दोनों स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कुछ नहीं मिलता था। रीजन बता सकते हैं क्या रीजन रहा होगा उस समय ना मिलने का? सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज नहीं मिलती थी, एक्साइज भी स्टेट लगा रही है, वेट भी स्टेट लगा रही है। क्यों? बड़ी सीधी सी बात है, आपने देखा होगा लोग जब ड्रिंक कर लेते हैं तो उसके बाद उनके अंदर तरह तरह की प्रतिभाएं जागती हैं। प्रतिभाएं, बड़े कॉमन डायलॉग है, भाई गाड़ी में चलाऊंगा, हैं भाई कल से विस्की बंद। इंग्लिश शुरू हो जाती है, इंग्लिश बोलना भाई साहब पता नहीं कौन कौन सी इंग्लिश बोलते हैं, और कई तो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। अब आप बताइए, मैं गाजियाबाद चला गया या पानीपत चला गया और वहां ड्रिंक करके लड़ाई करता हूं, मारपीट करता हूं, आप बताइए पुलिस कौन सी आएगी, सेंटर की या स्टेट की? कौन संभालेगी मामला सारा? स्टेट की। अब सारी सरदर्दी तो स्टेट गवर्नमेंट की, और जब टैक्स लेने की बारी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए। बताइए कौन स्टेट गवर्नमेंट तैयार होगी इसके लिए? कोई नहीं होगा भाई साहब। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, भैया हम ये आपको नहीं देंगे, हमारा बिग सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, हम ये आपको नहीं देंगे। ठीक है भाई। और वो इसे जीएसटी में भी लाने को तैयार नहीं हुए। क्यों नहीं लाने को तैयार हुए? रीजन, मैक्सिमम रेट भी अगर होगा तो कितना होगा? 40%। और जबकि आपको पता है बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो 70-70, 80-80% एक्साइज और वेट पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। बहुत तगड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है गवर्नमेंट का लिकर का, यानी एल्कोहल पर गवर्नमेंट खूब टैक्स लगाती है। और आज तक आप बताइए किसी भी ड्रिंकर ने कभी भी कोई हड़ताल की हो, कभी भी कोई धमकी दी हो, कभी भी कहा हो कि भाई इतनी महंगी हो गई, ये तो गलत बात है, और हड़ताल पे बैठ के हो? नहीं भाई साहब। अभी आपको पता होगा कोरोना काल में कितनी इकोनॉमी संभाली दिन बेचारों ने, हैं? जा जाके ठेके के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइन लगाई, और इतनी महंगी दारू होने के बाद फिर भी खरीदी लोगों ने, है ना? तो गवर्नमेंट को मालूम है कि भैया अगर हम जीएसटी में लेंगे तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, टैक्स का कम हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात आज कह रहा हूं, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं समझता हूं, ये कभी भी जीएसटी के दायरे में नहीं आएगा, लिकर कभी नहीं आएगा, जब तक कि गवर्नमेंट खुद टुल्ली ना हो। टुल्ली मतलब ड्रिंकर ना हो, और खुद ड्रिंक को बढ़ावा देने वाली ना हो। क्योंकि हमारे देश में आज भी ड्रिंक करना बुरा माना जाता है, और जो ड्रिंक कर लेता है लोग उसे कैसे देखते हैं भाई साहब, है ना? तो
इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिकर है, गवर्नमेंट इस पे टैक्स लगाना चाहती है और कोई भी मनाही नहीं। और जानते हैं इसको किन गुड्स की श्रेणियों में रखा जाता है? सिन गुड्स की श्रेणी में। सिन गुड्स का मतलब पापी गुड्स, यानी दारू पीने वाला पापी। समझ आई बात आपको? तो इनको सिन गुड्स की श्रेणी में रखा गया और खूब इस पे गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है। और ये कभी भी, जहां तक मैं समझता हूं, ये कभी भी आपका जीएसटी में नहीं आएगा। चलिए सर, पर जानते हैं इसके लिए सीजीएसटी का सेक्शन 92 क्या कहता है? 92, ध्यान से सुनना कि साहब, जब जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी में आने चाहिए, बस उसी दिन गवर्नमेंट इसे नोटिफाई करके और जीएसटी में लगा देगी। यानी कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है। अब जीएसटी काउंसिल डिसीजन कैसे लेती है बताओ? ऐसे लेती है ना? बोलो है ना? आपके सामने। आप मेरा इशारा तो समझ गए होंगे। कुछ समझ आया मैं यहां क्या कह गया? बताओ क्या कह गया मैं यहां पे? कुछ कह गया हूं मैं? इसका मतलब यह है जी साधारण शब्दों में कि मोदी जी, आप चाहते तो पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला सकते थे और जीएसटी का रेट चूंकि कम है तो पेट्रोल भी कम हो जाता, डीजल भी कम हो जाता। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे। 20 स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी तो आप आराम से इसको मेजोरिटी के साथ पास कराते और जीएसटी को, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ला सकते थे। पर आपको पता है जीएसटी अभी भी नहीं लगती, अभी भी एक्साइज सेंट्रल लगा रही है और स्टेट वेट लगा रही है। बताइए क्यों नहीं लेके आए मोदी जी इसको, जब मोदी जी इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ करने में लगे हुए हैं। देखिए अभी मैंने एक वीडियो देखा है, मतलब अभी एक न्यूज आई है, नितिन गडकरी साहब ने बोला है कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, 26 जनवरी 2024 से पहले हम वो एक्सप्रेस वे का निर्माण कर देंगे। अभी दिल्ली से देहरादून पहुंचने में लगते हैं 6 से 7 घंटे, हरिद्वार पहुंचने में लगते हैं 5 घंटे, और वो कह रहे हैं 2 घंटे में पहुंचा देंगे। आप बताइए क्या है, मोदी जी ने क्यों नहीं किया ऐसा? यस, मोर रेवेन्यू। भैया पेट्रोल डीजल से गवर्नमेंट को इतना तगड़ा रेवेन्यू कलेक्शन है, मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, तगड़ा कलेक्शन है। और जानते हैं अगर हमें डेवलपमेंट करना है तो बताइए पैसे की नीड होगी या नहीं होगी? आप मुझे बताइए। बिल्कुल होगी। और जानते हैं यूपीए गवर्नमेंट जब गई थी देश के ऊपर इतना तगड़ा कर्जा छोड़ के गई थी कि उसकी इंटरेस्ट में ही हमारा पैसा चला जाता था, राइट? तो ये कलेक्शन मोदी जी ने चाह के भी नहीं कर पाए पेट्रोल और डीजल पे। और अभी भी देखिए कितनी उनकी बातें उठ रही हैं कि देखिए इतना महंगा हो गया, उतना महंगा हो गया। पर भैया जो चीज सस्ती हो इनकी भी तो बात करो, या सब महंगाई की बात करोगे आप? राइट? तो पेट्रोल और डीजल पे अभी वो इसलिए नहीं कम कर रहे क्योंकि भैया अभी पैसे की नीड है, देश को डेवलपमेंट की जरूरत है। देखिए अभी 9-10 महीने कोरोना काल चला, आप बताइए किस सरकारी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली? जरा बताएंगे आप मुझे, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी ना मिली हो, ऐसा कोई आपकी नॉलेज में है कि उसे सैलरी नहीं मिली? एक भी मुझे बताइए आपकी नॉलेज में कि सर इस डिपार्टमेंट में मेरा रिलेटिव था और उसे सैलरी नहीं मिली, बताइए। चलिए, कोरोना की वैक्सीन, यार एमसीडी की बात मत करो, एमसीडी की सैलरी देनी होती है केजरीवाल को। मैं केजरीवाल के बारे में बोलना नहीं चाहता, पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता ज्यादा, ठीक है? तो एमसीडी की सैलरी तरुण केजरीवाल को देनी होती है, समझ गए? तो यहां पर मैं नहीं कुछ कह रहा, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया कोरोना में गवर्नमेंट ने सबको सैलरी दी, ठीक है? अभी आपको पता है कोरोना की वैक्सीन हम कितने देशों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं? और आपको पता है कोरोना का रेट कितना निकाला है वैक्सीन का? कितने रुपए में वैक्सीन लग रही है इंडिया में बताओ? 250 रुपए में, 250 रुपए में, राइट? और वर्ल्ड में सबसे सस्ती वैक्सीन हम लोग दे रहे हैं। जानते हैं ये सब चीजें ऐसे ही नहीं होती दोस्त, इसके लिए पैसा चाहिए होता है, थोड़ा सा हमें सब्र रखना चाहिए। जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे देश में जिसको जरूरत है, जहां पे हमें डेवलपमेंट चाहिए, हमें हेल्थ में डेवलपमेंट चाहिए। अब देखिए
इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी सब जगह। रोड आप देखिए, रोड एक से एक बढ़िया है। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बन रही है। अब देखो दरभंगा से डायरेक्ट फ्लाइट आ रही है, कल परसों वहां भी स्टार्ट हो गई। तो जानते हैं इन सब चीजों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इसलिए ये पेट्रोल और डीजल से अभी ये टैक्स जो है जीएसटी के लाने के डायरेक्ट में, शायद मैं समझ रहा हूं शायद इसीलिए वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि पैसे की नीड है। तो इस बात को हमें भी समझना होगा कि देश में हमें डेवलपमेंट चाहिए, देश के लिए अच्छा चाहिए, तो कुछ सेक्रीफाइस हमें भी करने होंगे। ठीक है, तो बताइए यहां तक बात क्लियर है कि नहीं, फटाफट बताओ। एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। और जानते हैं जीएसटी के कानून भी बिल्कुल शुरू में ऐसे थे, जैसे आपने देखा होगा मोनिटाइजेशन हुआ था, और मोनिटाइजेशन में क्या बोलते हैं उसे, जैसे आज कुछ कानून था, कल कुछ हुआ, परसों कुछ हुआ, ऐसे रोज बदल बदल के कुछ ना कुछ आता रहता था। कई बार आदमी नहाने के लिए गया, नहाने से पहले कुछ और कानून था, बाहर निकल के आया बाथरूम से कानून कुछ और हो गया। तो ऐसे जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स भी होती रहती थी, वहां पे भी खूब सारे वो क्या नाम है, कानून बनते थे। तो जानते हैं कई बार हास्यास्पद रेट निकल के आए। अब आप हैरान रह जाएंगे, मतलब जो जूता था, शूज, उस पर 5% जीएसटी लगाई थी गवर्नमेंट ने, और काजू किशमिश पे लगा दिया 18%। अब वो चॉइस आपको दे रहे हैं, आपने जूते खाने हैं काजू किशमिश। लोग ऐसे करके, जब मैं कहीं सेमिनार देता था तो मैं ऐसे मजाक में कहता था जी हमारी गवर्नमेंट ने हमें चॉइस दी है, जूते खाने हैं या काजू किशमिश। तो सारे हंस पड़ते थे, बोले हाँ भाई बात तो सही करें। तो ऐसे बहुत हास्यास्पद डिसीजन आते थे, पर अब धीरे धीरे हम लोग इस फ्रेमवर्क में पहुंच चुके हैं, और अब हमारा देश जो है चल पड़ा है, जीएसटी को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर लिया है, पूरी तरीके से सब कुछ हो रहा है, और डे बाई डे इसके ऊपर काम कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको सिंप्लिसिटी की तरह सिंप्लीफाई करने में लगी हुई है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहां तक मैं समझता हूं एकदम क्लियर है। चलिए अब मैं आगे आपको ले चलता हूं। देखिए अब थोड़ा सा मैं यहां से लेना शुरू करूंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि एक लेक्चर और आज मेरा हुई, मतलब इसी को कंप्लीट कर दूं तो हमारा थोड़ा खिंच जाए। देखिए अभी हम कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं सेंचुरी में। तो 21वीं सेंचुरी में गवर्नमेंट क्या बोली, टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बोला इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स था। वेल्थ टैक्स में क्या था, 6 प्रकार की असेट होती थी, और किसी व्यक्ति पर अगर ये 6 प्रकार की असेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी वगैरह, ये सब मिला के होती थी, कैश इन हैंड 50,000 से ऊपर है तो ये 5-6 प्रकार की असेट्स होती थी, 6 प्रकार की, और उनका टोटल अगर 30 लाख से ऊपर होता था तो असेसी कोई भी हो 1% उसे टैक्स देना पड़ता था। पर जानते हैं चांस की बात है कि गवर्नमेंट को इसमें वेल्थ टैक्स कलेक्शन नहीं होता था, गवर्नमेंट ने इसे भी एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया। अब डीटी की बात आती है, डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। बताइए मैं इनकम टैक्स दे रहा हूं, मेरा टैक्स कहीं शिफ्ट हो सकता है क्या, कोई और दे सकता है मेरी जगह? नहीं दे सकता भाई, कैसे दे सकता है, मेरा टैक्स मैं ही दूंगा। और ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है, प्रोग्रेसिव इन नेचर। कैसे, पलाक ही चुका हूं, 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर 5%, 20-30, या 5-10-15-20-25-30, कोई सा भी है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे टैक्स बढ़ गया आपका। अब देखिए यहां पर क्या बोला उन्होंने, कैन नॉट बी, कैन बी शिफ्टेड। यस, आप बताइए आप में से कोई ऐसा है जो इनकम टैक्स देता है? अच्छा, कोई ऐसा है जो इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, जीएसटी? सारे लोग जीएसटी देते हैं। रीजन क्या है, सुबह हम उठे, उठ के हमने पेस्ट किया, पेस्ट जीएसटी पेड, ब्रश जीएसटी पेड, सोप जीएसटी पेड, शैम्पू जीएसटी पेड। अच्छा, घर से निकले, रास्ते में मन किया ला यार एक फ्रूटी ले लेता हूं, कुछ चिप्स ले लेता हूं, वो भी जीएसटी पेड। तो बताइए सुबह से लेकर रात तक खूब जीएसटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जी भर के जीएसटी दे रहे हो। तो वो तुम नहीं पे करते, तुमने तो दे दिया। अब जिस व्यक्ति को मिला वो ऑलरेडी वहां से टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है, क्योंकि पहले ही पेड है, इसलिए आपके पास आफ्टर टैक्स आता है, दैट्स ऑल। अब वो कह रहा है दूसरा, रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव कैसे है, इक्वल फॉर ऑल। इक्वल फॉर ऑल मतलब सर आप बताइए, मुकेश भैया पूरे सुबह से लेकर रात तक रोटी ज्यादा खाते होंगे, या एक मजदूर रोटी ज्यादा खाता होगा? बताइए कौन ज्यादा खाता होगा?
मजदूर खाता होगा। अब ये बताइए, अगर कोई चीज ऐसी है, जैसे मान लो आज मजदूर का मन आ गया कि मैं भाई एप्पल जूस पीऊंगा, पैक्ड वाला, पैकेट वाला, वो जूस वाला नहीं, मतलब जूस की दुकान पे जाके नहीं, तो मजदूर को भी उतने रुपए का मिल रहा है और मुकेश भैया को भी उतने रुपए का मिल रहा है। बताइए क्या ऐसा होना चाहिए? तो क्या गवर्नमेंट को यहां भी इनकम टैक्स की तरह स्लैब बनाना चाहिए कि भाई इतने तक की इनकम वाले को इतना का देंगे और इससे ऊपर का इतने को देंगे? तो गवर्नमेंट ने बनाया तो बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी कार्ड बनाया हुआ है कि उनसे कम होगा तो हम गेहूं इतने में देंगे, ये इतने में देंगे, वो इतने में देंगे। तो आपको हैरानी होगी, हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार लोग मौजूद हैं, ऐसे ऐसे कलाकार लोग मौजूद हैं, घूमते तो फॉर्च्यूनर में हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, राइट? और बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनकी फीस, एडमिशन किस में होता है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। बताइए क्या सही है? ऐसा होना चाहिए? बताइए आप, गलत है या नहीं है? अगर आज मैं कैपेबल हूं अपने बच्चे की पूरी फीस देने के लिए, तो मुझे अपने आप ही पूरी फीस देनी चाहिए, ताकि मेरे देश के गरीब बच्चे हैं उनको वो सुविधा का फायदा मिले। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ऐसा? लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे कलाकार लोग हैं, अभी गवर्नमेंट कहते हैं ना कि बीपीएल कार्ड से नीचे वालों को भाई साहब आटा 1 रुपए किलो देंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं 130 करोड़ में पता चला भाई साहब 125 करोड़ तो बीपीएल से नीचे आ गए। फेक सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही बोल रहे हैं शिवांशु, सारे फेक सर्टिफिकेट बनवाएंगे। गलत है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, क्या कर रहे हो आप? जानते हैं देश हमें सब कुछ देता है, हम भी तो कुछ देना सीखें यार। हमारे दिल में भी तो देश प्रेम होना चाहिए। क्या सारा ठेका हमारे नेताओं ने ले रखा है? हमारे अंदर भी होना चाहिए। देखिए सारे नेता बुरे नहीं है, कुछ अच्छे भी हैं, पर जो अच्छे हैं उनके दिल में देशभक्ति भरी हुई है। तो ये देशभक्ति तो हम सबके अंदर होनी चाहिए यार, कि गलत कुछ नहीं करेंगे यार। सब जो गरीब के लिए तो उसी को मिलना चाहिए, अमीर के लिए तो अमीर का करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये थोड़ा ना मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर यहाँ करेगी भी, तो वो ये अमीर भी अपने आप को गरीब का सर्टिफिकेट बना के लेगा, इसलिए यहाँ पर एग्रेसिव ही रहेगा ये। गवर्नमेंट इसे प्रोग्रेसिव कर भी नहीं सकती, करना भी चाहेगी तो लोग क्या करेंगे? कौन बोल रहा था भाई? तरुण? चलिए अब, बॉर्न बाई अल्टीमेट कंज्यूमर, भैया बिल्कुल सही बात है, जो होगा मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। अब सुनो, बॉर्न बाई अल्टीमेट कंज्यूमर यानी जितने भी टैक्स लगते जाएंगे तो मैन्युफैक्चरर से लेके रिटेलर तक सबका पैसा बाहर आ गया, और सारा टैक्स का बर्डन किसके ऊपर लग गया? अल्टीमेट कंज्यूमर। देखिए उसके नाम में ही लिखा हुआ है मर, इसलिए कह रहे हैं मर भाई तू। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, पर कोई बात नहीं, अल्टीमेट कंज्यूमर नहीं सारा ये बियर करना है। अब देखिए बिफोर जीएसटी, मैंने आपको बोला था एक्साइज सर्विस टैक्स सीएसटी, तो देखिए एक्साइज और सर्विस टैक्स को क्या नाम दिया? सीजीएसटी, अभी बता के चुका हूं। सीएसटी को आईजीएसटी, बैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सबको नाम दिया एसजीएसटी। तो ये पुरानी बात आ गई। चलिए अब पुराने लॉ कौन कौन से हैं देखिए ध्यान से। पुराने लॉ में अभी कस्टम्स बचा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे अभी चल रहा है, अभी हटा नहीं है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ही मतलब एक्साइज जो है उसमें एक ड्यूटी लगती थी सीबीडी, काउंटर बिलिंग ड्यूटी। ये क्या होती थी सुन लीजिए, अभी भी लगती है पर इसका नाम बदल दिया है अब। देखिए आप एक बार बताइए, अगर इंडिया में कुछ भी इंपोर्ट किया जाए, कुछ भी 100 रुपए का इंपोर्ट किया, 10 रुपए पर कस्टम ड्यूटी लगाई, 110 का हो गया। अब जो माल ड्यूटी के बाद 110 रुपए का है विदेशी माल, और इंडियन माल सेम मतलब प्रोडक्ट, बस वो इंपोर्टेड है, ये इंडियन है, 150 रुपए का है। आप बताइए आप 110 वाला खरीदेंगे, 150 वाला खरीदेंगे, कौन सा खरीदेंगे? सेम है, बस वो इंपोर्टेड है, वो देसी है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 110 का खरीदूंगा और आप सब भी 110 का खरीदेंगे, तो देश प्रेम कहां चला गया हमारा? फिर तो हम ठीक है, चाइना वाला ही खरीद रहे हैं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। चाइना वाला माल खरीदेंगे, चाइना को अमीर करेंगे, चाइना को बनाते रहेंगे। लेकिन समस्या ये आती है कि भाई जब पैसे की बात आती है तो देश प्रेम भी साइड हो जाता है लोगों का। कह रहे भैया जब कोई चीज 110 की मिल रही है तो मैं 150 की क्यों खरीदूं, ऊपर से इंपोर्टेड है।
तो ये बात गवर्नमेंट को समझ आ गई थी कि भाई ये तो बदतमीजी चलेगी। अब इंडियन इंडस्ट्री से गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भी मिलता है, वैट भी मिल रहा है, एक्साइज भी मिल रहा है, जितने भी टैक्स है सब मिल रहा है, और वहां से केवल 100 रुपए का माल 10% ड्यूटी, केवल कस्टम ड्यूटी मिले। तो बताइए गवर्नमेंट को किसके लिए सोचना चाहिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए या फॉरेन इंडस्ट्री के लिए? इंडियन इंडस्ट्री के लिए। बस तो हमारी गवर्नमेंट ने शुरू में ही कानून बना दिया जब कस्टम एक्ट बनाया कि भैया देखो बेसिक कस्टम ड्यूटी तो इसलिए लगाएंगे तुमने माल इंपोर्ट किया, और इसके अलावा हर वो टैक्स लगेगा जो इंडियन इंडस्ट्री पे लग रहा है। अब आप कहोगे सब इंडिया में कोई माल बनता था तो उस पर एक्साइज लगती थी? हाँ जी लगती थी। सर हमने तो इंपोर्ट किया है, हमने थोड़ा ना इंडिया में बनाया है। तो गवर्नमेंट बोली ठीक है, तो हम तो कौन सा एक्साइज लगा रहे हैं, हमारी तो ड्यूटी का नाम काउंटर बिलिंग ड्यूटी है। अब सुनना गवर्नमेंट भी कितनी कलाकार थी। गवर्नमेंट बोली कि भैया ऐसा है, हम इंपोर्ट करने पे तुम पे क्योंकि कस्टम एक्ट लग रहा है तो हम एक्साइज एक्ट तो लगा ही नहीं सकते, पर जितनी एक्साइज ड्यूटी लगनी थी उतनी ड्यूटी इंपोर्टेड माल पे लगाएंगे, और हम एक्साइज ड्यूटी के नाम से नहीं, उसका नाम रख दिया काउंटर बिलिंग ड्यूटी। बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसे ही इंडियन माल पे वेट लगता था तो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगा दी। तो देखिए जो इंडियन इंडस्ट्री पे लग रही थी टैक्स, वही इस वाले पे लगाया, और इस पर एक टैक्स और कौन सा एक्स्ट्रा लगा दिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब जरा बताइए विदेशी माल महंगा या सस्ता इन कंपैरिजन टू इंडियन इंडस्ट्री? कॉस्टली। बस अब बताइए, अब विदेशी माल 200 का पड़ रहा है और वही माल इंडियन इंडस्ट्री का 150 रुपए का है, अब कौन सा खरीदेंगे आप? 150 का। बिल्कुल। तो हमारी गवर्नमेंट ने बताओ सही किया गलत किया अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए? बोलो। सही किया। क्लियर। चलिए अब बात आती है कि सर जैसे इनकम टैक्स एक्ट में आपने हमें बताया था कि 298 सेक्शन है और ये है शेड्यूल और वो है दुनिया भर की बातें, तो सर थोड़ा यहां भी बताइए। दोस्त ध्यान से सुनना बस। आप मुझे बताओ इंडिया का जो हमारे सीए का एग्जाम होगा वो किसी एक स्टेट का अलग होगा या सभी स्टेट में सेम पेपर आएगा? सेम पेपर आएगा, बिल्कुल ठीक लगा है। इक्वल फॉर ऑल, बिल्कुल ठीक है। वन नेशन वन पेपर ये भी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। तो हर स्टेट का एक्ट तो नहीं पढ़ सकते हम या पढ़ सकते हैं बताइए? पॉसिबल है? 28 स्टेट और फिर 8 यूनियन टेरिटरी, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो देश ने करा क्या, गवर्नमेंट ने करा क्या? गवर्नमेंट ने बनाया कि पूरे देश पे कौन सा लगेगा, सीजीएसटी। तो हमारे सिलेबस में एक तो सीजीएसटी है और हमारे सिलेबस में क्या है, आईजीएसटी। दो एक्ट पढ़ने हैं बस हमें एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है। अब सर ये है क्या, कुछ नहीं है। अगर आपने एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में टाइप की हुई हो, करिए टाइप, नहीं करी कभी एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पे? करिए। अब मान लो सीजीएसटी एक्ट कंप्यूटर में सामने आपके एमएस वर्ड में पड़ा हुआ है सारा, और मैं तुमसे कहूं कि भैया जहां जहां सीजीएसटी लिखा है उसे ना बदल के एसजीएसटी कर दो, तो तुम क्या करोगे? एक कमांड दोगे, रिप्लेस सीजीएसटी विद एसजीएसटी। तो बताइए जहां जहां सीजीएसटी था वहां सब जगह क्या हो जाएगा बताओ? एसजीएसटी। बोलो होगा कि नहीं होगा? यस बिल्कुल होगा। बस ये डिफरेंस है सीजीएसटी एसजीएसटी और टीजीएसटी में। समझ आ गया? कॉपी पेस्ट। बोलो हाँ है ना? तो बस सीधी सी बात है। तो फिर सीजीएसटी में 174 सेक्शन, 21 चैप्टर, 3 शेड्यूल, यही इसमें चलेंगे, और यहां पर 25 सेक्शन हैं बस आईजीएसटी में। ये आपने पढ़ना होगा। क्लियर? तो सीजीएसटी और आईजीएसटी, और सीजीएसटी में इंटर का सिलेबस है, फाइनल का तो है ही नहीं, तो बहुत ज्यादा नहीं है हमारा, वो हम कर लेंगे। चलिए यहां तक बात क्लियर है कि नहीं बताओ? नहीं तरुण, ऐसा कुछ नहीं है, सीटा वीटा कुछ नहीं है भैया। अब सीटा तो पुराना एक्ट था, समझा दिया मैंने, अब कुछ नहीं है। अब तो जीएसटी सभी पे लगा दिया। बस उन्हें छोड़ दीजिए जिन पे एग्जेम्पशन दी गवर्नमेंट ने, या गवर्नमेंट ने नेगेटिव लिस्ट यानी शेड्यूल 3, 3 नंबर का शेड्यूल में लिखा हुआ है, अगर वो आइटम है या एग्जेम्पशन है, उन्हें छोड़ के बाकी सब पे जीएसटी है। बोलो क्लियर है कि नहीं?
चलिए अब सुने यूनियन टेरिटरी के बारे में। टेरिटरी देखिए, दो हिस्सों में बांट रहा हूं मैं, दो हिस्सों में। एक दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। इधर इधर भी बांटूंगा। बताइए कौन सी टेरिटरी है। एक तो हो गया अंडमान निकोबार, जो मर्जर हुआ है, तो टेरिटरी आपस में मर्ज हुई है, बताइए कौन सी है वो। हाँ, दमन दीव किसके साथ मर्ज हो गई। कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसके साथ दमन दीव मर्ज हो गई। बिल्कुल एकदम सही लिखा है आपने, दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। तीसरी लक्षद्वीप। चौथी चंडीगढ़। पांचवी कौन सी है बताओ। लद्दाख। समझ आया। और छठी अदर्स अभी रखा हुआ है। मेरे से स्टूडेंट पूछते थे सर, एक समय में 7 यूनियन टेरिटरी थी, 2 ये थी और 5 यहां थी। सर ये अदर क्यों लिखा है, 7 ही तो 7 लिख दिया तो अदर क्यों। तो मैं उस समय कहता था कि गवर्नमेंट कभी कोई यूनियन टेरिटरी बनाना चाहेगी तो इसलिए उन्होंने जगह छोड़ रखी है। अभी भी देखिए लद्दाख बनाने के बाद फिर भी अदर्स लिखा हुआ है, तो अभी भी जगह छोड़ रखी है। गवर्नमेंट चाहे तो कोई बाद में बना सकती है। अब सर होगा क्या, देखिए साहब, यहां पर और यहां पर अगर मान लीजिए इंट्रा स्टेट सेल है, और इंटर स्टेट सेल है, इंटर, ऐसे ही यहां इंट्रा और इंटर, तो बिल कैसे बनेंगे, कैसे बिल बनेंगे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का माल बेचा, सेंट्रल को लगता है कि इस स्टेट को हमें अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल में रखने की जरूरत है, तो सेंट्रल उसे अपना फिर अपने कंट्रोल में रखती है, इसलिए उसे बोलते हैं यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। और सारी जिम्मेदारी सेंटर के पास ही रहती है उसकी, इसलिए कलेक्शन भी सेंटर को ही मिलता है सारा। चलिए अब सुने मेरी बात। अगर इंट्रा सेल की यहां पर सेल प्राइस 1 लाख रुपए है, इंट्रा है, तो सीजीएसटी मान लो 9%, 9,000। अब बताइए यूटीजीएसटी लगाऊं या एसजीएसटी लगाऊं। 1,18,000 टोटल। अब आप कह रहे होंगे सर यूटीजीएसटी लगना चाहिए था, आपने क्या लगा दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिनकी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। इन दोनों की तो है, और यहां भी इलेक्शन होंगे, तो इसको इसी में रखा गया है। तो जहां असेंबली होगी अपनी, वहां एसजीएसटी लगेगा, वहां यूटीजीएसटी नहीं लगेगा। इंटर करते सर तो ये लो जी, सेल प्राइस 1 लाख, आईजीएसटी 18% से 1,18,000 टोटल। बोलो इतनी बात समझ आई है नहीं, फटाफट बताओ। चलिए अब मान लो ये है, तो सेल प्राइस 1 लाख, सीजीएसटी 9,000, यूटीजीएसटी 9,000 टोटल
1,18,000। और यहाँ SP 1 लाख, CGST 9,000, सॉरी CG नहीं IGST पूरा 18,000 आएगा, ऐसे करके 1,18,000 टोटल। सो इंटर में तो कोई डिफरेंस नहीं, पर जब इंट्रा की बात आएगी तो जहां स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां इलेक्शन होते हैं वहां SGST, और जहां नहीं है वहां UTGST। बोलो एकदम क्लियर है, समझ आया? ऑल क्लियर? तो आज मैंने इंट्रोडक्शन लिया, अब हम चैप्टर खींच देंगे नेक्स्ट क्लास से कल, और अब बड़ी बढ़िया से जाएगा हमारा सिलेबस, और मैं ऐसे ही नोट्स आपके सामने रख रख के डिस्कस करता जाऊंगा। आज के आपने सारे नोट्स रख लिए हैं, मतलब लिख लिए हैं जो मैंने लिखा था यहाँ पे? चलिए, तो जिन्होंने नहीं लिखा है वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, मैं दे रहा हूं आपको चांस, फटाफट से आप कर लें काम। फटाफट से लेंगे, जल्दी से लेना शुरू करें।